कल मैंने आपको केसी का रिलेशन बताया था ना, हैं? किस तरीके से कैसे निकालते हैं रिएक्शन के और लॉ ऑफ मास एक्शन भी बताया था आपको, याद है? गुलबर्ग और आगे के बारे में बताया था। ये एक टेबल दे रखी ना, इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन H2I2V, ठीक है। आज हम बात करेंगे Kp और Kc के रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम गैस फेज में हो, जब इक्विलिब्रियम गैस फेज में होती है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम दो तरह की होती हैं, एक तो होमोजीनियस, एक हेटेरोजीनियस। और जो गैसेस मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस होता है, आपको पता है, क्योंकि गैस आपस में मिक्स हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मिक्स। वो बात अलग की, वो रिएक्शन करें ना करें उसकी बात बाद में करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं गैसेस मिक्सचर की। होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, या होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होती है, जिसमें हमारी जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है ना, जिसे रिएक्टेंट बोलते हैं, और प्रोडक्ट होते हैं, वो एक ही फेज में हो। एक फेज का मतलब क्या होता है कि सारे या तो गैस में हो, या सॉलिड में हो, या लिक्विड में हो। तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे आप क्या लेते हैं, H2 और I2 लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है हमारा 2HI बनता है। तो अगर H2 गैस में हो और I2 गैस में हो और HI भी गैस में हो, तो ये होमोजीनियस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस होता है, और क्या बनता है हमारा, एसिटिक एसिड बनता है और अल्कोहल बनता है, वो भी हमारा होमोजीनियस है। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही फेज में हो, या तो सारे सॉलिड में हो, या सारे गैस में हो, या सारे लिक्विड में हो। ऐसा नहीं कि मान लो रिएक्टेंट तो सॉलिड में हो गया और प्रोडक्ट में एक सॉलिड हो गया, एक लिक्विड हो गया, तो ये हो जाएगी हेटेरोजीनियस। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द गैसियस सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, यानी कि रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगी इस पर, वो आगे करेंगे। Kc क्या है, क्या है Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो Kp क्या होगा, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। बस अगर प्रेशर हो तो कंसंट्रेशन की वजह से, का मतलब होता है कंसंट्रेशन, समझ गए। जो सब्स्क्रिप्ट लिखा हुआ है इसका मतलब ये होगा, C का मतलब कंसंट्रेशन, P का मतलब प्रेशर, और I का मतलब आयनाइजेशन, A का मतलब एसिड, B का मतलब बेस, ठीक है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है। तो जैसे मैंने वो रिएक्शन ली थी, उसी को मैं दोबारा ले लेता हूं, ठीक है। C और ये D, क्लियर। चलो, Kc को हमने निकाल चुके, कल बता देता हमने आपको। ठीक है, समझ गए। ये तो कल हमने निकाल दिया है, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। और अगर ये गैसीय मिक्सचर हो, क्या हो, ये गैसीय मिक्सचर हो, तो गैसीय मिक्सचर के केस में Pv nRT लगा दो फॉर्मूला तुम। गैसीय मिक्सचर की तो बात कर रहे हैं हम, हैं? यहाँ लिख दो और गैस। तो गैस क्या बनाती है,
और गैस का मतलब कैसे मिक्सचर है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा nRT अपॉन V, ठीक है। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, P इक्वल टू C अपॉन CRT लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। ये मैंने n अपॉन V को C लिख दिया, क्यों लिखा पता है आपको, मैं पता है ना, पता नहीं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन होती है ना, मोलरिटी कंसंट्रेशन होती है ना, मोलरिटी, याद आ गया। चलो आगे चलते हैं, अभी सी से करेंगे हम सारा काम अपना, क्यों भाई, चलो करें आगे, अरे घर से कौन सा कुछ जाता है। अब देखो अगर ये प्रेशर की टर्म ना हो, है ना, क्या ले लूं मैं, ये गैस ले लूं मैं, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, जब बनती है तो बड़ी प्रॉब्लम करती है, ठीक है, समझ गए मेरी बात, हाँ लोगों तो समझ नहीं आती, बहुत इनडायरेक्ट बोलता हूँ मैं कई बार, है ना, जिनका प्रोसेसर पेंटियम 4 है ना उन्हें समझ में नहीं आता। अरे पेंटियम 4 पुराने टाइम में कंप्यूटर आता था, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे क्या ले लूँ, Kp ले लूँ, है ना, Kp इक्वल टू प्रेशर की टर्म में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम Pc, Pc का मतलब C का पार्शियल प्रेशर, है ना, यहाँ प्रेशर आ जाएगा कंसंट्रेशन की वजह, इसकी पावर कितनी C, और यहाँ Pd, इसकी पावर कितनी D, नीचे क्या Pa, इसकी पावर Pb पावर B, कोई कंफ्यूजन नहीं आता है, कुछ नहीं करा मैंने इसी को देख के प्रेशर की टर्म में लिखा है, बताओ। यस सर। अब यहाँ से आप अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ P A इक्वल टू कितना C A R T, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, P B इक्वल टू C B R T, ठीक है, P C इक्वल टू कितना C C R T, और भाई P B इक्वल टू C D R T, ठीक है। तो लिखो भाई Kp, Kp इक्वल टू फॉर्मूला में लिखो वैल्यू, Pa की जगह रख दो, Pb की जगह सारी वैल्यू रख दो, तो हो जाएगा C R T की पावर कितनी C, और C D R T की पावर D, और अपॉन C A C B R T की पावर D, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप Kp इक्वल टू कितना, ये C है, ये C है ना, कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन का मतलब इन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो, क्यों, तो C की पावर कितनी C D की पावर D, और यहाँ RT की पावर C प्लस D, ये तो होगा, मैथ तो जानते होंगे, जब एक जैसी वैल्यू RT यहाँ पे है, RT यहाँ पे है, तो मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। यहाँ सी ए की पावर A और सी बी की पावर B, और ये RT A प्लस B, ठीक है। तो C का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ C, CD का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ D, CA का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ A, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। तो C का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ C, ठीक है, और CB का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ D, और CA का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, और CB का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ B, रखो ही ना ऊपर, तो Kp इक्वल टू कितना C D
आर टी की पावर कितनी, अब इसे ऊपर ले गया मैं, इसे ऊपर ले गया सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी और अपॉन में ए, ठीक है। और ये कितना है, के सी नहीं है क्या, हैं के सी हो गए हो, और ये आर टी हो गया, आर टी की पावर कितनी, डेल्टा एन, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएक्टेंट, डेल्टा एन मान लिया। क्या दिक्कत है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, बेसिक प्रॉपर लिखना, ठीक है। तो आप लिख सकते हो नीचे यहाँ पे वेयर डेल्टा एन, डेल्टा एन क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी एंड आर, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल का डिफरेंस है, नथिंग एल्स। मेरे को पिकअप कर ले कुछ तो होशियार हो तुम, मुझे लगा तुम्हारे अंदर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पहले से ही डेटा टाइप अंदर है, बस आपको क्या नाम प्रोग्राम लिखना है, उसके बाद आउटपुट अपना आप आता रहेगा। क्यों, हाँ बता तो दिया हमने, इसके अंदर लगा हुआ था अंदर। वेलों ने तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता मेरी कलम से। समझ आ गया? या क्या समझना आपको? अरे वाह, ठीक है, अब आ जाओ कंडीशन लिखते हैं इसकी। अरे तुम उधर का किए 10 पकड़ लिया होगा। देखो भाई अब इसकी मैं कंडीशंस बताता हूँ, ठीक है। ये लिखाना मैंने केसी और केसी का रिलेशन, इसे मैं दोबारा एक बार और लिखूं, केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो, अलग अलग किताबों में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहला केस है ना, या कंडीशंस बता दूं मैं, केस भी कह सकता हूँ, केस फर्स्ट। और केस जब आते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इन्हें सोल्व करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, चाहे वो मैथमेटिक्स के हों, चाहे केस स्टडी आप चले जाओ इकोनॉमिक्स बीएसटी वगैरह, क्योंकि केस तो केस ही होते हैं, ठीक है, वो क्लियर पकड़ने से कई बार डरते हैं, समझ रहे हो? आ जाओ, अगर डेल्टा एन 0 हो जाए, और जब केस की बात आते हैं तो इफ लगाना जरूरी होता है ना, और इफ के साथ एल्स का भी जरूरी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लूपिंग जब चली जाती है तो लूपिंग में फंसने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आगे वाले में तो जब केस की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसके बाद एल्स लगा देंगे हम, और के भी के सी के बराबर हो जाएगा, रखो देंगे यहाँ 0 रख दो, किसी की पावर 0 हो, छोड़ के 0 को वैल्यू 1 होती है, तो के पी के सी के बराबर हो जाएगा, है ना।
समझ गए? तो अगर आपको Kp की वैल्यू दे रखी कोई ऐसी इक्वेशन है तो Kc बराबर लिख दो एकदम डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन के। केस नंबर सेकंड, केस सेकंड होगा तो वहां भी इफ लगाएंगे हम। इफ डेल्टा n ग्रेटर देन 1, अगर ये 1 से बड़ा हो जाएगा, कितना 1 से बड़ा होगा, ठीक है भैया, तो 1 से बड़ा होगा तो 1 होगा तो फिर भी देख लें क्या होगा। तो अगर 1 से बड़ी इसकी वैल्यू आ गई तो देखो यहाँ 1 रखो क्या, पावर 2 हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो Kp होगा है ना, Kc में कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद Kp आता है, तो इसका मतलब Kc क्या हो जाएगा, Kc बड़ा होगा ना है और छोटा होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, छोटा मतलब ये रैंडम लिया। देखो Kc में Rt की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, और पावर डेल्टा है, अगर इसकी पावर 2 लगा दो, 1 लगा दो 2 लगा दो, तो Kc में कुछ संख्या की मल्टीप्लाई करने के बाद Kp के बराबर आएगा, तो Kp छोटा होगा बड़ा होगा, बड़ा होगा, ठीक है, समझिए। केस नंबर थर्ड, केस थर्ड, इफ डेल्टा n लेस देन 1, यानी कि 1 का मतलब वो माइनस की वैल्यू है, अब ये हो जाएगा Kc बड़ा हो जाएगा, Kp लेस देन Kc। बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। तो Kc और Kp का रिलेशन समझ में आ गया आपको? अब एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं कि जो कि एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 7.1। ये क्वेश्चन का आंसर गलत है एनसीईआरटी में, हो सकता है जो नई पब्लिश हुई हो उनमें सही हो, बट जो मुझे लास्ट ईयर का याद है तो ये गलत है। चलो मैं वाली बता देता हूँ आपको। द फॉलोइंग कंसंट्रेशन आर ऑब्टेन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, है ना, फ्रॉम N2 और H2 और N2 से अमोनिया बनाई गई, बैलेंस कर लेंगे आप, N2 + 3H2 = 2NH3, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है N2 और H2 की, तो प्रोडक्ट की यानी कि NH3 कंसंट्रेशन उसको ऊपर उसकी पावर 2 लगा देंगे। देखो Kc निकालना ना आपको, डायरेक्ट में फॉर्मूले में वैल्यू रख के निकाला, NH3 पावर कितनी 2 और नीचे N2 की पावर 1 और H2 की पावर 3, यहाँ वैल्यू रखेंगे, सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करने के बाद ये वैल्यू शायद गलत आ रही हो, सोल्व कर लेंगे अपना। मैंने आपको बताया कि ये आंसर गलत हो सकता है, मुझे आंसर तो उस टाइम का याद नहीं है, पर ये क्वेश्चन गलत था उस टाइम, हो सके नई पब्लिश जो बुक हुई हो उसमें सही हो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। जहाँ सुनो 1 मिनट, हाँ सब में ही हो, आप कैलकुलेशन करके देख लो। पीछे क्वेश्चन एक आया था उसमें थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें बताया था मैंने, प्लस माइनस का चक्कर था, वैल्यू तो सही थी, प्लस माइनस का चक्कर था बस, ठीक है। तो जो सही करेक्शन करवाना मैंने करवाई दी।